हाँ तो बच्चों, अब हम आ चुके हैं ऑलमोस्ट समरी फॉर द एंट्रोपी कॉन्सेप्ट, जिसमें मैंने फॉर्मूले टू सॉल्व ऑल द एंट्रोपी क्वेश्चंस लिख दिए हैं। फर्स्ट पार्ट मैंने इसमें लिखा है हीटिंग और कूलिंग, किसी भी सॉलिड या लिक्विड की अगर सिंपल हीटिंग कर रहे हैं या कूलिंग कर रहे हैं तो एंट्रोपी में चेंज कैसे निकालेंगे, हीट कितना होगा उस प्रोसेस का, ये सब चीज़ें हमें देखनी है। तो डेल्टा एस के लिए मैंने लिख दिया है इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी, ठीक है, और डी क्यू रिवर्सिबल को मैंने लिख दिया है एन सी पी एम डी टी कंसिडरिंग दैट द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस और दैट वी आर हीटिंग द सॉलिड और लिक्विड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। वही सी पी एम की जगह या तो सी वी एम आ जाता अगर आप कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे हीट कर रहे होते तो, बट 99% ऑफ द केसेस में आप कांस्टेंट प्रेशर पे ही हीट कर रहे होते या कोई भी रिएक्शन करा रहे होते या कोई भी चेंज कर रहे होते किसी रिएक्शन में, तो वो एक कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे होते हैं हम जनरली। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सीपीएम लिख दिया। एंड मोर ओवर सीपीएम और सीवीएम सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए उतना डिफरेंट नहीं होता। गैस के लिए सीपीएम और सीवीएम में फ़र्क होता है आर का, बाकी सॉलिड्स और लिक्विड्स में कोई फ़र्क नहीं होता। सीपीएम इक्वल्स टू सीवीएम इक्वल्स टू सिंपल सीएम लिख सकते हो सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए, कोई चेंज कोई खास नहीं होता उनमें। तो आप सिंपल एन सी एम इंटू डी टी भी कर सकते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर ये हीट कैपेसिटी जो है हमारी मोलर हीट कैपेसिटी, अगर ये टेम्परेचर का फंक्शन है तो आपको इसी इंटीग्रेटेड फॉर्म में ही इसे छोड़ना पड़ेगा, इस फॉर्मूले को। इसकी वैल्यू, उस फंक्शन की वैल्यू क्वेश्चन में दी जाएगी, उसकी वैल्यू यहाँ पुट करके उसके बाद इंटीग्रेट करना पड़ेगा, पहला। दूसरा, अगर इसकी वैल्यू कांस्टेंट है तो n और c दोनों कांस्टेंट होंगे, मोल्स बाहर निकाल के dt बाई टी का इंटीग्रेशन ln t और उसमें t1 से t2 लिमिट पुट करके ln t2 बाई t1, ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ये जो मोलर हीट कैपेसिटी है ये कांस्टेंट दी जाती है, तो ये वाला जो रेड से मैंने बबल बनाया हुआ है ये वाला फॉर्मूला आपको ज़्यादा काम पड़ेगा। बट कुछ टिपिकल क्वेश्चंस में ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ पड़ सकता है, तो यू शुड ऑल्सो नो दिस इंटीग्रेटेड वाला फॉर्म, ठीक है, अलॉन्ग विद दिस फॉर्म। बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको इसी की जरूरत पड़ेगी व्हेन सीपीएम या फिर सिंपल सीएम बोल सकते हैं, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। बात रही हीट की, इस प्रोसेस में आपने कितनी हीट दी है ना, कितनी हीट दी या कितनी हीट निकली है ना, जब आप कूलिंग कर रहे थे या हीटिंग कर रहे थे सॉलिड या लिक्विड की, तो हीट क्योंकि आज कांस्टेंट प्रेशर मैंने माना हुआ है तो उसे मैंने डेल्टा एच लिख दिया। हीट अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहा होता तो उसे मैं डेल्टा यू लिख देता, जो कि हमारा इंटीग्रेशन ऑफ डी एच जिसे मैं लिख सकता हूँ, है ना। इंटीग्रेशन फॉर्म में मैं इसलिए लिखता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो फंक्शन है या नहीं है। जैसे डी एच को मैंने एन सी पी एम डी टी लिख तो दिया, अब मुझे पता नहीं है कि ये हीट कैपेसिटी जो हमारी है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है या नहीं है। अगर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर हुई तो क्वेश्चन में दी जाएगी, यहीं पुट करके इंटीग्रेट करना पड़ेगा, या फिर अगर कांस्टेंट है तो बहुत अच्छी बात है, एन और सीपीएम सब बाहर निकाल दो, डी का इंटीग्रेशन टी फ्रॉम टी1 से टी2 करोगे तो डेल्टा टी बन जाएगा, ठीक है, टी2 माइनस टी1, तो एन सी पी एम डेल्टा टी बन जाएगा। अगेन मोर इंपॉर्टेंटली आपको ये वाला जो फॉर्मूला है वो ज़्यादा काम आएगा, डेल्टा ची इक्वल्स टू एन सी पी एम इंटू डेल्टा टी, और सिमिलरली ये रेड मार्क्ड वाला ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। ये जो ग्रीन मार्क्ड वाले हैं वो वाले इंपॉर्टेंट है बट उतने ज़्यादा काम नहीं आएंगे। बट हाँ, अगर फंक्शन दिया रहेगा तो फिर आपको समझ नहीं आएगा कि आप क्या करें, है ना, तो उस टाइम पे भाई यही जान बचाएंगे अगर आपको ध्यान रहे तो, ठीक है। तो ये बात हो गई सीधी हीटिंग ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स की, या फिर कूलिंग ऑफ सॉलिड्स और लिक्विड्स की, है ना। उसके लिए हीट कैसे रहेगा और डेल्टा एस कैसा रहेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात, अगेन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की जगह अगर वॉल्यूम कांस्टेंट वॉल्यूम होता तो क्यू वी, इसको डेल्टा यू लिख रहे होते हम, है ना, डेल्टा यू लिख रहे होते हैं, यहाँ सीपीएम की जगह सीवीएम लिखा होता। अगेन मैंने बोला हुआ है डेल्टा एच सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए डेल्टा एच, जैसे कि सीपीएम सीवीएम में फ़र्क नहीं है तो वैसे ही डेल्टा एच और डेल्टा यू में भी फ़र्क नहीं होगा, क्योंकि डेल्टा यू को आप क्या बोलोगे, एन सीवीएम इंटू डी टी का इंटीग्रेशन, है ना। अगेन सीवीएम सीपीएम में जैसे कोई मैं बोल रहा हूँ सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए कोई फ़र्क नहीं होता है, तो डेल्टा एच और डेल्टा यू भी इक्वल आएंगे, कोई फ़र्क नहीं होगा। डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा यू फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स जब हम उन्हें हीट कर रहे होंगे तो, या कूल कर रहे होंगे तो। क्लियर है। बात करते हैं डेल्टा एस फॉर फेज चेंज रिएक्शंस। फेज चेंज रिएक्शंस मतलब सॉलिड लिक्विड पे कन्वर्ट हो रहा हो या लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा हो, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा हो या गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा हो, ये सारी फेज चेंज रिएक्शंस हैं, ठीक है। डायमंड ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो रहा हो, ग्रेफाइट डायमंड में कन्वर्ट हो रहा हो, हैं दोनों सॉलिड बट ये भी फेज चेंज रिएक्शंस हैं। फेज चेंज का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस इन्हीं में मूव करो, आप सॉलिड से सॉलिड भी जा सकते हो बट वो सॉलिड ही अलग है ना। ग्रेफाइट एंड डायमंड, these are completely different solids, so they are considered as different phases. It is a heterogeneous phase reaction, okay.
तो डेल्टा एस किसी भी फेज चेंज रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि सारी फेज चेंज रिएक्शंस रिवर्सिबल हम बोल सकते हैं कि जैसे कि मान लो सपोज मेल्टिंग ऑफ आइस की मैं बात करूँ 0 डिग्री टेम्परेचर पे रिवर्सिबल होगा। जब आइस वाटर में कन्वर्ट होना चाहता है, वाटर आइस में कन्वर्ट होना चाहता है, 0 डिग्री एंड 1 atm प्रेशर, इस पे वो रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप बॉइलिंग की बात करोगे 100 डिग्री पे 1 atm प्रेशर पे वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और वेपर जो है वो वाटर में आप उल्टा भी बोल सकते हो कि वेपर जो है वो कंडेंस हो रहा होता है। तो फेज चेंज रिएक्शन मेल्टिंग पॉइंट पे है ना, फेज चेंज रिएक्शन मेल्टिंग पॉइंट पे अगेन रिवर्सिबल मानी जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट पे भी रिवर्सिबल मानी जाएगी, रिवर्सिबल रिएक्शंस होती है उस टाइम पे। डेल्टा एस सिस्टम, क्या डेल्टा एस की वैल्यू, इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट पे डेल्टा एस की वैल्यू 0 हो जाएगी? नहीं, डेल्टा एस की वैल्यू 0 नहीं होती, डेल्टा एस यूनिवर्स की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, ये डेल्टा एस किसका लिखा हुआ है? ये सिस्टम का है, सिंपल। ये जितने हम फॉर्मूले लिख रहे हैं डेल्टा एस सिस्टम के लिख रहे हैं। ठीक है, तो डेल्टा एस सिस्टम का कैसे लिखा जाएगा? Q रिवर्सिबल बाय T, और Q हमारा एक फिक्स्ड वैल्यू है डेल्टा H, अगर है ना n टाइम्स डेल्टा H, ये टोटल हीट हो गई। डेल्टा H इज द मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हो सकता है, ऑफ वेपराइजेशन हो सकता है, ऑफ सब्लिमेशन हो सकता है, या ऑफ सिंपली ट्रांजिशन हो सकता है इफ़ यू आर कन्वर्टिंग फ्रॉम वन एलोट्रोप टू अनदर। तो डेल्टा एच उस ट्रांजिशन रिएक्शन का या उस फेज चेंज रिएक्शन का डेल्टा एच है, बेसिकली हीट है वो, और क्योंकि हीट एट कांस्टेंट प्रेशर हमने अज्यूम किया हुआ है तो इसलिए वो डेल्टा एच आ रहा है, और डेल्टा एच को मोल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हमें टोटल हीट पता चल सके उस रिएक्शन की, डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर जिस पे वो इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन है ना, फेज चेंज वाली रिएक्शन हो रही है, वो टेम्परेचर से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो इंपॉर्टेंट बात अगेन, अगर यही कांस्टेंट प्रेशर की जगह कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा होता तो डेल्टा एच की जगह हम वहाँ पे डेल्टा यू लिख देते, बस इतना सा फर्क होता। ठीक है, ऑल फॉर्मूले आर डेराइव्ड अज्यूमिंग रिएक्शंस टेक प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, एंड इफ रिएक्शंस अकर्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम देन रिप्लेस CPm by CVm एंड डेल्टा एच बाई डेल्टा यू इन ऑल द अबव फॉर्मूले। जितने भी फॉर्मूले हैं उसमें डेल्टा एच को डेल्टा यू से आप रिप्लेस कर दो और CPm को CVm से कर दो, तो आपके सारे फॉर्मूले अकॉर्डिंग टू कांस्टेंट वॉल्यूम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, इस सिनेरियो के लिए मैंने आपको बता दिया डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर आएगा ही आएगा। इस सिनेरियो में फॉर फेज चेंज रिएक्शंस अगर मान लो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है तो जो भी हीट इन्वॉल्व है वो डेल्टा एच हो गया, पर डेल्टा यू कैसे निकालेंगे फिर फेज चेंज के लिए? डेल्टा यू निकालने के लिए डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी, एक यूनिवर्सल फॉर्मूला मैंने बताया था किसी भी रिएक्शन के लिए, डेल्टा एच रिएक्शन इक्वल्स टू डेल्टा यू रिएक्शन प्लस डेल्टा पी वी, उसको यूज़ करते हुए या फिर कांस्टेंट प्रेशर बोलते हुए P बाहर लेके P डेल्टा V है ना, डेल्टा एच रिएक्शन इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस P डेल्टा V, इस टाइप का फॉर्मूला बन जाएगा, उससे आप डेल्टा यू फॉर द रिएक्शन भी निकाल सकते हो। क्लियर है? उसके लिए आपको हीट एट कांस्टेंट प्रेशर मेंशन होनी चाहिए, वो क्वेश्चन में मेंशन होगी। ठीक है, यानी कि डेल्टा एच मेंशन होगा तो आप डेल्टा यू निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे हर एक में डेल्टा एच डेल्टा यू और डेल्टा एस निकाल सकते हैं, है ना, मैं तीनों पैरामीटर्स बताते जा रहा हूँ आपको हर एक के लिए। ठीक है, लास्ट कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं डेल्टा एस फॉर गैसेस। सॉलिड और लिक्विड के लिए हमने डेल्टा एस देख ही लिया था। जब इंडिविजुअल सॉलिड या किसी लिक्विड को हीट करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा टेम्परेचर चेंज होने का, या फिर डेल्टा एस फॉर रिएक्शंस भी हमने देख लिया था कि किस तरीके से रिएक्शंस का डेल्टा एस कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, फेज चेंज वाली रिएक्शंस। और अब हम डेल्टा एस की बात कर रहे हैं फॉर गैसेस, कि कोई गैस है हमारे पास, गैसेस सिस्टम है, आइडियल गैस है मोर इम्पॉर्टेंटली, उसको अगर हम हीट करते हैं या कूल करते हैं तो उससे क्या क्या फ़र्क पड़ता है, कैसे एंट्रोपी बदलती है। तो डेल्टा एस सिस्टम का फॉर्मूला जैसे कि मैंने आपको बोला था याद रखने के लिए, NCVm ln T2/T1 प्लस NRln V2/V1, दिस इज द यूनिवर्सल फॉर्मूला ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर डेल्टा एस सिस्टम। ठीक है, फॉर एनी प्रोसेस रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। एंड सिमिलरली CPm वाले फॉर्म में अगर आपको लिखना है तो CPm वाले फॉर्म में आप ऐसे बोल सकते हो NCPm ln T2/T1 माइनस NRln P2/P1। ठीक है, प्रेशर के टर्म्स में इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, और अच्छा इंपॉर्टेंट बात ये तब लग पाएगा, CVm ln T2/T1 हम तब लगा पाते हैं जब CVm और CPm कांस्टेंट होते हैं, इनको हम डायरेक्ट बाहर ले लेते हैं। अदरवाइज
इसके पिछली वाली स्टेज सोचो कैसे रही होगी, ln T2/T1 कैसे आया होगा, dt/t के इंटीग्रेशन से आया होगा। इसका मतलब इसकी जो पिछली स्टेज होगी वो होगी dt/t का इंटीग्रेशन, जिससे हमने n और vm को बाहर निकाल लिया होगा। सिमिलरली यहाँ पे सोचो ln T2/T1 कैसे आया होगा, इंटीग्रेशन की पिछली स्टेज होगी dt/t, उसको इंटीग्रेट किया होगा, n और cpm को बाहर निकाल लिया होगा। बाई चांस मान लो cpm या cvm फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होते तो हम बाहर नहीं निकाल पाते, तो यहाँ पे तो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, इसलिए हमने डायरेक्टली बाहर निकाल के ये वाला फॉर्मूला बन जाता है हमारा यहाँ पे। लेकिन अगर ये फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होते तो एक स्टेज पीछे ही हमें रोकना पड़ता है इंटीग्रेशन लेवल पे। तो इंटीग्रेशन लेवल पे मैंने लिख दिया NCVM dt/t। सेकंड पार्ट में कोई फर्क नहीं है, सेकंड पार्ट एज इट इज रहेगा, NCVM dt/t, NCPM dt/t उसका इंटीग्रेशन, ठीक है। इट विल कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। अगेन ज़्यादातर क्वेश्चंस में CPM CVM में ज़्यादा मतलब फंक्शन ऑफ टेम्परेचर करके वो नहीं देते हैं, तो इन फॉर्मूले से हमारा काम चल जाएगा। बट अगेन बहुत अच्छे क्वेश्चंस अगर होंगे है ना, तो उनमें CVM CPM को एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर दे देंगे, एंड इन दैट केस यू विल नीड दीज फॉर्मूलेज। सो यू शुड नो बोथ द सिनेरियोज, है ना, जब वो टेम्परेचर का फंक्शन जब हीट कैपेसिटी है या जब नहीं है, दोनों सिनेरियोज आपको मालूम होने चाहिए। ओके